हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम इस वीडियो में गुप्त वंश के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। गुप्त वंश मैं पूरा कवर करने वाला हूँ। ठीक है, मैं पहले सक्सेसर का नाम लिख देता हूँ, उनका डेट लिख दे रहा हूँ और सक्सेसर से क्वेश्चन पूछते हैं। इवन ये भी पूछ लेता है कि गुप्त वंश के दिए गए राजाओं को क्रमबद्ध सजाइए। ठीक है, तो मैं ये लिख दे रहा हूँ, पॉसिबल हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। गुप्त वंश का पहला शासक होंगे हमारे श्रीगुप्त, और श्रीगुप्त साहब गुप्त वंश की स्थापना करेंगे 240 में और 280 एडी यानी ईस्वी तक ये गद्दी पे रहेंगे। इनके बाद इनका पुत्र आएगा घटोत्कच, और घटोत्कच साहब 280 में बैठेंगे और 319 एडी तक ये गद्दी पे रहेंगे। इनके बाद इनका पुत्र आएगा चंद्रगुप्त प्रथम, और चंद्रगुप्त प्रथम 319 में गद्दी पर बैठेंगे और 335 एडी यानी ईस्वी तक ये गद्दी पे रहेंगे। इनके बाद इनका पुत्र आता है समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त से ढेर सारा क्वेश्चन आता है, तो मैं सब पे चर्चा करूंगा। चाहे इनको बीना बजाते हुए इनके सिक्के पे दिखाया गया हो, चाहे इनको समरसत कहा गया हो, बीडी स्मिथ ने इनको भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें जिक्र करेंगे। ये गद्दी पे बैठेंगे साहब 335 एडी में और 380 एडी तक ये गद्दी पे आसीन रहेंगे। इनके बाद इनका पुत्र आएगा रामगुप्त, और रामगुप्त 380 एडी में ही आते हैं और उसी समय मर जाते हैं। कहा जाता है रामगुप्त के समय शक भारत पे आक्रमण किए थे इनके साम्राज्य पे, और इनकी एक पत्नी थी ध्रुवा देवी, उनको प्राप्त करना चाहते थे शक। जब ये शक से हार जाते हैं तो अपनी पत्नी को शक को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ये बातें इनके छोटे भाई जिनका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगी। तो इन्होंने क्या किया, शक राजा के शिविर में जाकर, उनके क्षेत्र में जाकर उनकी हत्या कर दी। स्त्री वेश धारण करके उनके राज्य में गए, उनको मारकर चले आए, और आने के बाद अपने भाई को भी की हत्या कर दी, और अपनी भाभी ध्रुवा देवी से इन्होंने विवाह कर लिया। ये आएंगे 380 में बैठेंगे और 412 तक ये रहेंगे, 412 एडी तक। इनके बाद इनका बेटा आएगा जिनका नाम है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त आएंगे 412 में आएंगे ये, 15 में, और 455 एडी तक ये गद्दी पे रहेंगे। इनके बाद इनका पुत्र आएंगे जिनका नाम है स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त आएंगे 455 में और 67 एडी तक ये गद्दी पे रहेंगे। और इनके बाद इनका एक लास्ट होता है गुप्त वंश का लास्ट, इनके बाद नहीं आता, स्कंदगुप्त के बाद ढेर सारे शासक आते हैं, उन सारे से क्वेश्चन आता नहीं है। इनके बाद बस एक क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो थे विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक है। अब ये सारे जो शासक हैं इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गुप्त वंश के दिए गए शासकों को क्रमबद्ध सजाइए, या पूछ लेगा कि गुप्त वंश के दिए गए शासकों का कार्यकाल अरेंज कीजिए। ये सारी क्वेश्चन, और ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब मैं 1 बाई 1 एक एक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। ये सारे इंपॉर्टेंट है और आई होप कि मैं कवर कर लूं, बट मेरे हिसाब से लगता नहीं कि आज पूरा कवर होने वाला है। मैं आज पूरा सक्सेसर को कवर कर लूंगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त साम्राज्य का स्थिति और विस्तार देखेंगे। आई मीन टू से कि इनका साम्राज्य में इनकी राज्य व्यवस्था कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक, सामाजिक। ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं चलता हूं पहला श्रीगुप्त के ऊपर। कहा जाता है कि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी और इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। इनकी उपाधि थी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। श्रीगुप्त आएंगे और गुप्त वंश की स्थापना करेंगे, और इनकी उपाधि ये धारण करेंगे महाराजा या आदिराज की। ये 2 उपाधि धारण करते हैं। और आप एक व्यक्ति का नाम जानते होंगे, इतिसंग। ये इतिसंग ऐसे व्यक्ति हैं, इतिसंग ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अनुसार ऐसा बोला जाता है, लिखा गया है इनके अनुसार, कि श्रीगुप्त ने मगध में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, और उन मंदिर के रख रखाव के लिए इन्होंने 24 गांव को अनुदान में दिया था। ये बातें इंपॉर्टेंट है क्योंकि अनुदान वाला सिस्टम चलेगा। अनुदान में आप देखोगे तो पाल वंश में जब आप पढ़ रहे होगे धर्मपाल के बारे में,
तो वहां चलोगे तो धर्मपाल नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका निर्माण कुमारगुप्त के शासनकाल में होगा, रख रखाव के लिए 200 गांव दान में दे देंगे और साथ ही साथ विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी करेंगे। ठीक है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी बिहार में की गई है। ठीक है, तो श्रीगुप्त से 2 क्वेश्चन आते हैं। इनकी उपाधि महाराजा की थी और इन्होंने आदि राज की भी उपाधि धारण की थी। इति सिंह के अनुसार 24 गांव अनुदान में दिए थे हमारे श्रीगुप्त साहब। किस लिए? तो मंदिर के रख रखाव के लिए। मंदिर बनाया गया विश्वविद्यालय ने। अब इनका पुत्र आएगा जिनका नाम होगा दूसरा घटोत्कच, और घटोत्कच से वैसा कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट, बस घटोत्कच से ये बातें याद रखना, इनका कार्यकाल कब था, तो 280 में ये साहब बैठेंगे और 319 तक रहेंगे। और इन्होंने अपने पिता की तरह महाराजा की उपाधि धारण की थी, महाराजा, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक जिनका नाम है हमारा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया, ये साहब 319 में बैठेंगे और 335 एडी तक गद्दी पे रहेंगे। कहा जाता है इनका राज्य विस्तार, इन्होंने विवाह से संपन्न विवाह करके अपने राज्य विस्तार किया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त के ऊपर देखते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम अपने पिता की तरह महाराजा की नहीं, बल्कि ये उपाधि धारण करेंगे महाराजा धीराज की। ये बातें इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम शादी करेंगे और विवाह करेंगे, उनकी पत्नी का नाम है कुमार देवी। कुमार देवी से विवाह करेंगे और कुमार देवी होती है लिच्छवी। लिच्छवी की राजकुमारी होती है कुमार देवी। ये बातें याद रखना है। तो चंद्रगुप्त, क्वेश्चन ये आएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको मानना है श्रीगुप्त। अगर क्वेश्चन ये दे दे कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपको मानना है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब इन्होंने अपने राज्यरोहण के समय, इंपॉर्टेंट ये है, देखिए आपको मैं ऑलरेडी 2-3 संवत में पढ़ा चुका हूं, 2 संवत में पढ़ा चुका हूं, यहां लिख दे रहा हूं फिर से। 57 BC में आपका विक्रम संवत स्टार्ट होगा और यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहा जाता है कि उज्जैन का एक शासक होता है जिसने शक को पराजित कर दिया, उसके उपलक्ष्य में अपने राज्यरोहण के समय विक्रम संवत का प्रचलन किया, और वो राजा कौन थे ना, इनका जिक्र नहीं मिलता। ठीक है, 78 एडी, 78 एडी में रहेंगे हमारे कनिष्क साहब। कनिष्क साहब ही रहेंगे। कहा जाता है कि कनिष्क साहब अपने राज्यरोहण के समय स्टार्ट करेंगे एक संवत जिनका नाम है शक संवत। जब ये राज्याभिषेक किए थे और कनिष्क साहब जब शक को पराजित किए थे तो शक संवत का स्टार्ट किए थे। अब आपने देख लिया 2 संवत, शक संवत और विक्रम संवत, और शक संवत का इस्तेमाल हमारा भारत सरकार करती है। ठीक है, अब यहां देखने वाले हैं गुप्त संवत। तो कहा जाता है कि जब चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठे तो राज्यरोहण के समय 319 एडी में इन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया था। ये बातें याद रखनी है, इतनी सी बातें और कुछ नहीं। अब मैं इसको साफ कर दे रहा हूं और मैं चलूंगा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक गुप्त वंश का, जिनका नाम है हमारा समुद्रगुप्त। तो चलते हैं समुद्रगुप्त की ओर। समुद्रगुप्त मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। समुद्रगुप्त से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया है। समुद्रगुप्त, तो पहले तो मैं यही बता दूं कि समुद्रगुप्त जो साहब हैं ये चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र हैं। पहली बात ये गद्दी पे 335 एडी में बैठेंगे और 380 एडी तक रहेंगे। ठीक है, अब ये समुद्रगुप्त ढेर सारी उपाधियां लेंगे। ठीक है, ये विवाह भी करेंगे। दत्ता देवी नामक एक औरत होती है, उनसे ये विवाह करते हैं और उन्हीं से एक पुत्र होता है जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे। चलते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की उपाधि थी समरसत की। समरसत, और समरसत मतलब होता है
100 युद्धों का विजेता, 100 युद्धों का विजेता। समरसत के बाद एक आते हैं हमारे बीडी स्मिथ साहब, यहीं पे मैं बता दे रहा हूं, बीडी स्मिथ साहब आएंगे। इन्होंने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, और भारत का नेपोलियन इसलिए इन्हें कहा गया है कि जैसे नेपोलियन साहब थे, और नेपोलियन 2 युद्ध किया था, शायद आपको याद हो, लिजिबिक का युद्ध किया था, लिपजिक का युद्ध जिसमें नेपोलियन हार गए थे, उसके बाद किए थे वाटरलू का युद्ध जिसमें नेपोलियन जीत गए थे। तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त कभी भी अपने जीवन काल में किसी भी युद्ध को नहीं हारा, जिनके कारण बीडी स्मिथ के द्वारा इनको भारत का नेपोलियन कहा गया है। समुद्रगुप्त को इनके सिक्के के ऊपर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इन्होंने 6 प्रकार के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। हरिसेन एक आदमी है, इनके दरबार में रहते थे, यह भी बात याद रखना, और यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हरिसेन किनके दरबार में थे, तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन थे। और हरिसेन एक लेख लिखेंगे जिनका नाम है प्रयाग प्रशस्ति, और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे, हरिसेन थे। यह हमारा समुद्रगुप्त हो गए। अब कहा जाता है कि इनके शासन के समय श्रीलंका के एक राजा था जिसका नाम है मेघवर्मन। कहा जाता है श्रीलंका, ये राजा थे श्रीलंका के, ये बातें याद रखनी है। कहा जाता है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन अपने एक दूत को भेजते हैं समुद्रगुप्त के पास और कहते हैं कि जाइए और मगध जाकर जो गुप्ता डायनेस्टी का शासक समुद्रगुप्त है उससे आप आज्ञा ले लीजिए कि हमारे साहब यानी मेघवर्मन खुद एक बुद्ध मंदिर का निर्माण करना चाहते हैं, बौद्ध मंदिर का। जब इनके आते हैं दूत तो समुद्रगुप्त उनको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप जाइए और मंदिर का निर्माण करवाइए। तो आज जो हम देख रहे हैं ना बुद्ध का मंदिर बोध गया में, वो श्रीलंका के राजा के द्वारा बनाया गया था। और बुद्ध से एक क्वेश्चन और पूछता है कि अभी जो मेरा बोधि वृक्ष है वो किस पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। मतलब आपको पता होगा कि 1000 सालों तक ही बोध जो हमारा पीपल का वृक्ष है उसका जीवन काल होता है, ये 4थी पीढ़ी का बोध वृक्ष है, ठीक है ना। और बोधि वृक्ष को कटवा भी दिया गया था बंगाल के शासक शशांक के द्वारा, ठीक है। आपको अशोक में पढ़ा रहा था, उसमें बताया था कि बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने संघमित्रा को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा जो उनके पुत्र और पुत्री थे, उनके बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो उनको श्रीलंका भेजेंगे। तो मेघवर्मन जो है श्रीलंका का राजा है, इन्होंने एक दूत भेजा इनके पास, बोला कि मुझे बोध गया में मंदिर बनवाना है। वो दूत इनका वो अनुमति लेकर आता है और ये वहां मंदिर बनवा देते हैं, ठीक है। ये हो गया समुद्रगुप्त। इनके बाद आएंगे इनका पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र जो होता है वो होता है मेरा रामगुप्त। रामगुप्त साहब बैठेंगे 380 एडी में। रामगुप्त का बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, और कहानी यह है कि रामगुप्त की एक पत्नी होती है, और यही सब पत्नी का खेला है भाई, देख लो समस्या है यहाँ। हाँ, पत्नी होती है ध्रुवा देवी, और मतलब ये ऐसा बंदा था कि अपनी पत्नी का भी रक्षा नहीं कर रहा था और मगध साम्राज्य को संभाल रहा था। आप सोच सकते हो कि जो अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके वो मगध पूरा साम्राज्य कैसे संभाल पाएगा। तो 380 ईस्वी में ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण इनको गद्दी तो मिल जाता है, लेकिन इन पे शक आक्रमण करते हैं। ये इतने कमजोर होते हैं, नालायक भी बोल सकते हो, कि शक इनसे एक ट्रीटी साइन करते हैं कि आप अपनी पत्नी को हमें दे दो, हम आपके साम्राज्य को छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा सुनने के बाद ये रामगुप्त काफी खुश हो जाते हैं और अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये बात इनके छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छी नहीं लगी। जब चंद्रगुप्त द्वितीय को ये पता चला तो चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करेंगे, शक राजा के क्षेत्र में जाकर स्त्री वेश धारण करके उनको मार कर आएंगे और अपने भाई की भी हत्या कर देंगे और अपनी भाभी ध्रुवा देवी से वो विवाह कर लेंगे, ठीक है। और इसी के समय में एक बात और होती है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय में देखेंगे। तो बस ये कहानी था रामगुप्त का कि रामगुप्त 380 में गद्दी पर बैठेंगे, उनकी पत्नी ध्रुवा देवी को शक राजा प्राप्त करना चाहते हैं।
रामगुप्त हारने के कारण अपनी पत्नी को देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय वो शक राजा को मारकर, अपने भाई को मारकर और गद्दी हासिल कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं, इनका भाई जो रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, और यहां से क्वेश्चन ढेर सारा आता है। पहला क्वेश्चन तो आप यही सुन रखे होंगे कि विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाने जाते थे, तो मैं यहां पे मेंशन कर दूं विक्रमादित्य, और अभी तक टोटल 14 विक्रमादित्य हुए थे, और 14 में से सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य ये था। आप हेमू के बारे में भी पढ़ोगे, वो भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। सबसे पहला विक्रमादित्य था उज्जैन का शासक, नाम नहीं मिलता उनका, उन्होंने शक को पराजित किया, और 57, जैसा कि अभी मैं बताया, 57 BC में उन्होंने विक्रम संवत चलाया था शक को पराजित करने के उपरांत। ये बातें याद रखनी है। यहां भी शक संवत चलाया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा 319 में, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे, और ये कहानी मैं तो बता दिया। ये बैठेंगे कब साहब, तो 380 AD में बैठेंगे, और लगभग 412 AD तक ये गद्दी पे रहेंगे, ठीक है। ये कहानी बस यही है कि चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त के छोटे भाई हैं, ये शक को पराजित कर देंगे, अपने भाई को मार देंगे और अपनी भाभी से शादी कर लेंगे। ये कहानी पहली। दूसरी, इनकी एक, और ये जो पुत्र हैं ये दत्ता देवी के पुत्र हैं। दत्ता देवी कौन है, तो दत्ता देवी समुद्रगुप्त की पत्नी है, ये बात याद रखिएगा। पत्नी थी दत्त देवी। एरन अभिलेख में यह बात जिक्र किया जाता है कि समुद्रगुप्त की एक पत्नी थी दत्त देवी, जिनका पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय। ये इनके बेटे हैं, ठीक है। अब इनकी एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम होता है प्रभावती। कहा जाता है अपनी पुत्री का विवाह करते हैं बकाटक के शासक रुद्रसेन द्वितीय से। ये भी लोले होता है गदावा। चूंकि हमारा गुप्त वंश, कहा जाता है गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता था, बिल्कुल कहा जाता था, सही बात है। गुप्त वंश वैष्णव धर्मावलंबी थे। हिंदू काल का स्वर्ण युग गुप्त को कहा गया है। बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया जाएगा, बहुत सारे अभिलेख लिखे जाएंगे, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहेंगे। कालिदास, धनवंतरी, ये सब सारे इनके दरबार में रहेंगे। 9 रत्न का जिक्र यहां होगा, ठीक है। तो अपनी पुत्री जो होती है प्रभावती, इनका विवाह कर देंगे बकाटक के शासक रुद्रसेन से। और ये बंदा इतना लोल होता है ना कि अपनी पत्नी के प्रभाव में आके, ये बौद्ध होता है, ये बौद्ध धर्म को मानता है और अच्छा शासक होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन मोह में आके ये बौद्ध धर्म को छोड़ देगा और बौद्ध धर्म को छोड़कर शैव धर्म को अपना लेगा, सॉरी वैष्णव धर्म को, ये वैष्णव धर्म को अपना लेगा, ठीक है। और ऐसी शादी नहीं किया है चंद्रगुप्त अपनी बेटी का इसके साथ। होता क्या है कि अपनी बेटी का शादी, प्रभावती का शादी रुद्रसेन से कर देगा और बकाटक की सहायता से ये शक को पराजित करेगा। इसका मकसद होता है शक को पराजित, क्योंकि शक के राजा को ये ऑलरेडी मार चुका है, तो शक तो बौखलाए हुए हैं इस पे आक्रमण करने के लिए। तो ये आक्रमण शक पहले इस पे ना कर दे, इससे पहले ये शक पे आक्रमण कर देते हैं। और इनका मदद करता है बकाटक का शासक रुद्रसेन द्वितीय। ये मदद करेगा, शक को पराजित कर देंगे, और शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में ही ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करेंगे, और ये सबसे शक्तिशाली विक्रमादित्य होंगे। ये बातें याद रखनी है। तो 2-3 बातें चंद्रगुप्त द्वितीय से मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। दूसरा, ये अपने बड़े भाई की हत्या कर देंगे और अपनी भाभी से विवाह कर देंगे और शक राजा को मार देंगे, 2 बात। तीसरा, इनकी एक पुत्री होती है प्रभावती, जिनका शादी बकाटक के शासक रुद्रसेन से कर देंगे। अब चौथा पॉइंट में आएगा क्या कि इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आता है, और चीनी यात्री के बारे में आप जानते होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज करने वाला हूं। तो चीनी यात्री एक होते हैं, और वो चीनी यात्री होता है हमारा फाहियान। एक हुएनसांग भी है, और हुएनसांग आएंगे इसके बाद हर्षवर्धन के काल में, लेकिन यहां आ रहे हैं हमारे फाहियान साहब, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम देखते हैं फाहियान को। फाहियान आएंगे 399 में, 399 से 414 एडी तक रहेंगे। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फाहियान भारत में कब आते हैं और किसके शासनकाल के दौरान आते हैं। तो फाहियान आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में, और इनका एक पुस्तक होता है फुकुकी।
ये पुस्तक लिखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग पुस्तक है, फुकुकी ये पुस्तक, और सीयू की लिखा जाएगा वो लिखेंगे हुएनसांग। ठीक है, ये पुस्तक लिखा जाता है और ये इस समय आएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और एक बात है कि अब इसके समय में नवरत्न थे। नवरत्न में कौन कौन था? आप एक व्यक्ति को याद रखना जिनका नाम है कालिदास। ये 12 मिहिर, ये 12 मिहिर थे, कालिदास था, धनवंतरी था, वररुचि था, इस तरीके से 9 शासक थे। ठीक है, तो बस इतना क्वेश्चन पूछे, ये सारा नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा गया है कि कालिदास किसके समकालीन थे, किसके दरबार में रहते थे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नवरत्न किनके दरबार में रहा करते थे। तो 9 रत्न रहा करते थे। एक 9 रत्न है, एक है अष्टदिग्गज, तो वो तो हमारे चल जाएंगे आगे। खैर आप यहां पे ये देखना, मेरा चंद्रगुप्त द्वितीय खत्म हो गया। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनका पुत्र आएगा जिनका नाम है हमारा कुमारगुप्त। और कुमारगुप्त ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 415 में बैठेंगे, 455 तक रहेंगे। कुमारगुप्त से बस एक ही क्वेश्चन आया हुआ है अभी तक, और ये कि इनके शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। देख लीजिए किस काल में किया गया नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और आप लोग सबको पता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था। तो जब दिल्ली डायनेस्टी में हम देखेंगे, मोहम्मद गोरी का एक रहता है सेनापति। एक्चुअली मोहम्मद गोरी का 4 सेनापति होता है, ऐबक होता है, बख्तियार खिलजी होता है। तो कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी को मोहम्मद गोरी ने बंगाल का क्षेत्र दे दिया, लेकिन दिल्ली का क्षेत्र मिला था कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो बख्तियार खिलजी जब वापस लौट रहा था तुर्की, तो वो रास्ते में मिलने वाले हर वो चीज को ध्वस्त कर दिया जो भारत की प्रगति के लिए लाभदायक था। उसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। उसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बौद्ध धर्म के बहुत सारे तीर्थंकर को मार डाला। ठीक है, तो यह बात याद रखनी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब चलते हैं, कुमारगुप्त के बाद आएंगे हमारे स्कंदगुप्त। ये स्कंदगुप्त साहब होंगे, और स्कंदगुप्त साहब बैठेंगे 455 में और ये हैंगे 467 तक। ठीक है, स्कंदगुप्त। ऐसा ये भी कुछ नहीं करते हैं, कहा जाता है कि स्कंदगुप्त के शासन काल में एरन अभिलेख भानुगुप्त का एक भानुगुप्त भी जो है वो गुप्त वंश का एक शासक है। कहा जाता है कि भानुगुप्त का एरन अभिलेख, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ इसलिए बता दे रहे हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट है नहीं ये, बट ये इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त भानुगुप्त का एरन अभिलेख था, और एरन अभिलेख से ये पता चलता है कि भानुगुप्त के साम्राज्य में एक सेना था जिसका नाम था गोपराज। गोपराज युद्ध में मारा जाता है। तो गोपराज की पत्नी होती है, गोपराज की पत्नी शायद नाम है दत्त देवी। मे बी नॉट श्योर, शायद गोपराज की एक पत्नी होती है। वो क्या करती है, अपने आप को आग की आहुति में, मतलब जिस आग में गोपराज जल रहा था, आई मीन टू से कि गोपराज का दहन किया जा रहा था, उसी के आग में ये कूद जाती है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि सती प्रथा का प्रमाण सबसे पहले कहां मिलता है। तो सती प्रथा का प्रमाण तो एक मिलता है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में। आप जब पढ़ोगे हमारा कालीबंगा में युगल समाधान मिला है। युगल समाधान करने का मतलब ये कि एक ही गड्ढे में मेल और फीमेल दफन थे। तो ऐसा अनुमान लगाता है इतिहासकार कि शायद वहां पे सती प्रथा रहा होगा। बट यहाँ भानुगुप्त का एरन अभिलेख सीधे सीधे कहता है कि भानुगुप्त में एक सैनिक होता था गोपराज। जब उनकी देहांत हो गई और उनका जब अंतिम संस्कार दाह संस्कार किया जा रहा था, तो उनकी पत्नी उनके साथ आग में जल गई थी। तो यह सती प्रथा का उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हम चलते हैं स्कंदगुप्त के बाद लास्ट शासक आएंगे हमारे विष्णुगुप्त।
और विष्णुगुप्त से बस एक बात याद रखना है कि विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं नेक्स्ट वीडियो में गुप्त वंश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ये सारे पहलुओं को लेकर आऊँगा। वहाँ से एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को मैं कवर कर चुका हूँ। आप अच्छे से इस वीडियो को देख लेना, आप देख लो लाइक किए हो कि नहीं, अगर नहीं किए हो तो कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। और मैं जाते जाते अब 2 क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि आप ये बता दीजिए कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी, दूसरा शक संवत किसने प्रारंभ किया, और तीसरा वन ऑफ द मोस्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी। ये 3 क्वेश्चन आप बता दीजिए कमेंट में। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।